अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। ब्रिगेडियर साहब, द क्वेश्चन इज़ कि पाकिस्तान ने जो शवाहिद रखे हैं वो नाकाबिल तरदीद हैं। ऑन दी अदर साइड 7वां रोज़ है, कोई एक ऐसा ठोस सबूत भारत पहलगाम वाक़े को लेकर नहीं दे सका है कि जो वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा रहा और उस इल्ज़ाम की वो फेवर करता हो। अब क्या अभी DGISPR ने कहा कि वो कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो ऑनगोइंग हालात हैं पाकिस्तान की कौम को, दुनिया को आगाह किया जाएगा। ये जो शवाहिद हैं नाकाबिल तरदीद, इनको यूटिलाइज और कैपिटलाइज कैसे किया जा सकता है डिप्लोमेटिकली? जी हाँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ एस्टेब्लिश है, पाकिस्तान ने जब भी बात की है, चाहे हमारे फॉरेन ऑफिस वाले हैं या ISPR हैं, सॉलिड बेसिस पे बात की है, इररिफ्यूटेबल एविडेंस लेके आए हैं और वेरीफाइबल एविडेंस है। और देखिए जिस तरह आपने अभी बात की है कि पहलगाम का एक हफ्ता हुआ और अभी तक नॉट ए सिंगल एक आयोटा है भी कोई चीज लेके नहीं आ सके हैं। और जब 100 डिप्लोमेट्स की ब्रीफिंग की तो वहां पे डिप्लोमेट्स ने पूछा, क्या आप उस न्यूक्लियर आर्म स्टेट पाकिस्तान के साथ जंग करेंगे जिसपे आपकी बुनियाद है कि पास पैटर्न पे, ये सबूत है इनके पास, और पास पैटर्न पे हम डिस्कस कर सकते हैं, इसमें सारा झूठ है, नॉट ए सिंगल एविडेंस। चाहे वो पुलवामा का अटैक था, मुंबई का अटैक था, पठानकोट का था, उड़ी का था, ये सारे ये इट वाज फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। अब जब अभी आपने देखा, खबर सुनी होगी, उनकी हायरकी में अनरेस्ट हो गई है और वहां पे ऑलमोस्ट डिमोरलाइजिंग इफेक्ट्स है कि कमांड चेंज कर दी दे कमांडर सुचिंदर कुमार ही हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द कमांड, और बताया जा रहा है कि वो कस्टडी में लिए गए जो नदरन कमांड के हैं। ही हैज बीन रिप्लेस्ड बाय पराथ्रिक कुमार, वो और आए हैं। तो हालात इस हद तक गए हैं कि उसने कहा भाई ये अंदर वाला काम है, और फिर उन्होंने ये कहा कि हमें एस्केलेशन पे नहीं जाना चाहिए। ये वही बात की थी जनरल गिल ने जब 36 सिंहपुरा वाला वाकया हुआ 2000 मार्च में, जब क्लिंटन ने विजिट किया तो 2017 में उनका एक इंटरव्यू आया और फिर उन्होंने उस पर, अभी ये अवेलेबल है, एंड ही सेड कि ये इंडियन आर्मी ने बीजेपी के कहने पे किया बिकॉज दे वांटेड टू इम्प्रेस क्लिंटन, ताकि वो जो इमदाद पाकिस्तान को दे रहे हैं वो रोके और पाकिस्तान को पोर्ट्रे करे एज ए टेररिस्ट स्टेट। ये इनकी मेंटेलिटी है और आज हमने सबूत दिए। देखे, मैं तो आपको गिनवा सकता हूँ। 1950s देखे, एक तो पाकिस्तान को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया एज ए इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट्स, सो देयरफॉर दे आर हैचिंग कॉन्स्पिरेसीज पाकिस्तान को किस तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए। 1950 से मैं इन्होंने ताल्लुकात एस्टेब्लिश किए अफगानिस्तान के साथ, फ्रेंडशिप का एग्रीमेंट किया, और ललित मान सिंह ने माय एनिमीज एनिमी में वहां ब्रिगेडियर साहब जो आप बात कर रहे हैं ये तो एक हिस्टोरिक फैक्ट्स हैं, लेकिन आपने अफगानिस्तान का जिक्र कर दिया। अब ये क्या महज इत्तेफाक है कि पहलगाम में वाक़या होता है, उसके बाद एक भारत बाज़ाब्ता तौर पे कैंपेन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया में भी बाहर भी चलाता है, और फिर हम ये देखते हैं कि अफ़गानिस्तान से तश्कीलें आती हैं, उस दरअंदाजी को टाइमली इंटेलिजेंस ने डिटेक्ट किया, फिर उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, 71 लोगों को मार दिया गया। ये महज इत्तेफाक है या ये पूरा स्क्रिप्टेड है जो चल रहा है? ये देखें, स्क्रिप्टेड है और स्ट्रेटजी इसी तरीके से होती। पहले आपको उन्होंने बिजी किया पहलगाम करके, ईस्ट में डेवलपमेंट, ईस्टर्न बॉर्डर्स पे डेवलपमेंट शो की, ताकि आपकी अटेंशन वहाँ वेस्ट से डाइवर्ट हो जाए, और एट द सेम टाइम उन्होंने अपने प्रॉक्सीज को तैयार किया कि आपने इन्फिल्ट्रेट करना है और वहाँ जाके जिस तरीके से यहाँ पे बात हो रही थी सिविलियंस को टारगेट करना है। तो लेकिन ये है कि सलाम है जो उस वक्त ट्रूप्स वहाँ पे थे, अफवाज पाकिस्तान के प्रोफेशनलिज्म, उनकी लीडरशिप, उनकी विजिलेंस पे इन्होंने उनको डिटेक्ट किया, उनको अंदर आने दिया, उसके बाद दे वर टेकन टू टास्क, और ये बाय डिज़ाइन किया है। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है। ड्रास इंडिया ने अफगानिस्तान में बनाई 2018 में, जिसमें बलोच जो दहशतगर्द तंजीमें थे सारी शामिल थी। 2020 में वह इंडिया ने कंसोर्शियम ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसमें फितना खारिज को भी इनके साथ मिलाया। अगर आप रिकॉल करें, नसरुल्लाह जब कोयटे में पकड़ा गया, जो उनके तालिबान के कमीशन का जो था टेररिस्ट फितना खारिज का अमीर था, तो उन्होंने कहा कि उसकी सारी मूव जो थी that was facilitated by BLA,
और वो वहां से क्रॉस करते हुए पकड़ा गया। फिर उन्होंने नेक्सस बताया बिटवीन BLN, फितना और खारिज और इंडियन कनेक्शंस। हम तो देखें, जब भी बात की, एविडेंस पे बात की, कुलभूषण के भी आप लोगों ने बात की है, वो यहाँ पे है। 22 कश्मीरियों की असैसिनेशन इन पाकिस्तान में हुई। गार्डियन ने एक डिटेल स्टोरी कह दी कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने 4 सबूत भी पेश किए हैं। वी हैव सबमिटेड 5 डोजियर्स इंडियन टेररिज्म इनसाइड पाकिस्तान। पहला 2009 में था एंड लास्ट वाज इन 2020 एंड वी हैव गिवन नेम्स ऑफ 4 इंडिविजुअल्स आल्सो फॉर वायलेटिंग द UN चार्टर, जो चार्टर का है 1267 को, जिसमें दे वर फैसिलिटेटिंग एंड आर्मिंग टेररिस्ट इनसाइड पाकिस्तान। आप देखें, अंगोरा अपाजी था जो जलालाबाद में था जब APS पे हमला हो रहा था, तो ही वाज इन कांटेक्ट विद द अटैकर। सिमिलरली मस्तोम में हमला हुआ सराय राइसानी पे, शहीद पे, तो उस वक्त एक पटनायक था, गोविंदा पटनायक, वो स्पिन बोल्डक में बैठा हुआ था नेक्स्ट टू चमन एंड ही वाज कंट्रोलिंग दैट ऑपरेशन। उसके अलावा हमने और भी नाम दिए हैं कि ये लोग इन्वॉल्व हैं। हमने जब भी बात की, सबूत की बुनियाद पे बात की है कि इंडिया पाकिस्तान में टेररिज्म करवा रहा है। अच्छा बरगेर साहब, कथा करें माफ़, अब ये सारा कुछ हमारे पास मौजूद है और इंडिया बाज भी नहीं आ रहा, वो कंपेन भी हमारे ख़िलाफ़ कर रहा है, सफारती सतह पे भी उसने कंपेन शुरू की हुई है, इससे पहले मोदी दौरे भी कर चुका है। अब हमें फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? क्या हम चीन की मदद से, सऊदी अरब की मदद से सलामती कौंसल को जगाएं या सलामती कौंसल से रिक्वेस्ट करें कि वो इस पर कोई इजलास करे, कोई सूरत हाल ऐसी हो कि ये मज़ीद मामलात ख़राब ना हों? क्या करना चाहिए? जी हाँ, देखिए शाह साहब, आप सही कह रहे हैं कि एक तो ऑलरेडी कुछ गवर्नमेंट ने एफर्ट्स किए हैं, तो हमें एक इमरजेंसी सेशन को कॉल करना चाहिए थ्रू चाइना, और जिसमें हम ये बताएं कि जो प्रोवोकेशन यहाँ पे साउथ एशिया में हो रही है और जिस तरीके से सबूत भी नहीं है और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इनका नैरेटिव भी बाई नहीं किया है, तो मेरा ख्याल में एक इमरजेंसी सेशन हो सकता है और इसमें डिबेट हो सकती है। और पाकिस्तान वैसे भी नॉन परमानेंट मेंबर्स में शामिल है, सो वी कैन प्ले कंस्ट्रक्टिव रोल, मिल के ये हम ये कर सकते हैं। इंडिया उस वक्त देखें, इंडिया ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में भी है, एस्पेनाज में भी है, EU लैब ने भी उनको एक्सपोज कर दिया है, और जो गुरपंत सिंह पन्नू पे जो प्लॉट था वो भी फाइल हुआ है। तो मेरे ख्याल में इस अप्रोप्रिएट टाइम है, वी कैन टेक अप द केस और उसको पेश कर सकते हैं, और पाकिस्तान एक और डोजियर भी पेश कर सकता है। और ऑलरेडी हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है ऑलरेडी इनका ही इज कंटैक्टिंग द डिफरेंट जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, और सिमिलरली और डिप्लोमेट्स को ब्रीफ किया जा रहा है, और जो हमारे एम्बेसडर्स बाहर बैठे हैं कि दे कैन गो फॉर एग्रेसिव डिप्लोमेसी, जिस पे हम कर। ब्रिगेडियर साहब, ये पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने क्लियर किया है कि वो डोजियर दे रहे हैं। चीन और तुर्किया ने खुल के हिमायत की है पाकिस्तान की, और ये पैगाम भारत को आज बाज़ाब्ता तौर पे दिया गया है कि सेनेट ने मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर की है। कौमी सलामती के लिए सब एक हैं, पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर इंडिया ने पहल की तो जवाब भरपूर देंगे। ये मैसेज तो बड़ा लाउड एंड क्लियर है। बट द क्वेश्चन इज़ दैट, जो आप बात कर रहे थे, मेरा सवाल ये भी है कि जो रीत अब चल निकली है माइट इज़ राइट वाली, पाकिस्तान के पास इररिफ्यूटेबल एविडेंसेस हैं, पाकिस्तान डिप्लोमेसी भी कर रहा है, दुनिया को भी बता रहा है, कश्मीर के मामले को ट्रंप डिस्प्यूटेड होने का इदराक भी कर रहा है, लेकिन ये सब करने के बावजूद भारत अपनी अड़ी पे कायम है। जी एग्जैक्टली यही हुआ। देखें, यही आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिख के साबित कर दिया कि आप कन्वेंशनल वार पाकिस्तान के साथ कभी लड़ ही नहीं सकते हैं। सेकंड देखें, उनके जो जनरल पनाक है, ही इज ए फॉर्मर कमांडर नॉर्थर्न कमांड के हैं, तो उन्होंने भी कहा कि भाई हम तो टोटली कोई एज ही नहीं है पाकिस्तान के ऊपर। परवीन सानी ने भी यही कहा है, और रिकॉर्ड पे चीजें हैं। देखें, अगर जो सीज फायर लाइन एस्टेब्लिश हुई थी 1 जनवरी 1949 से, वो आज तक इंटैक्ट है। वर्किंग बाउंड्री आपकी इंटैक्ट है, इंटरनेशनल बॉर्डर इंटैक्ट है। वी हैव नॉट गिवन ए सिंगल इंच ऑन द वेस्टर्न फ्रंट टू इंडिया। तो जो ईस्ट पाकिस्तान का मसला था 1000 माइल्स अवे, और बहुत सारे उसके वजूहात थे, लेकिन उनकी इंडिया से बढ़ के मार सकता है।
और आपको याद है कि 27 फरवरी को हमने जवाब दिया था। लेकिन दिस टाइम सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैज़ बीन वेरी कैटेगोरिक, और उन्होंने कहा है कि आप 13 लाख फौज लेके हमें प्रेशराइज नहीं कर सके हैं, तो ये चंद भड़के मार के वो क्या करेंगे। पाकिस्तान का जो जवाब होगा, देखें अगर ये मिस एडवेंचर करते हैं एनीवेयर इन पाकिस्तान, LOC के पार, वर्किंग बाउंड्री पे, एल्सवेयर इंटरनेशनल बॉर्डर पे, पाकिस्तान का जवाब आप ये याद रखें, इट विल बी हैवी, मैसिव और लेथल होगा। और उनको दे कैन नॉट इवन इमेजिन उनके साथ क्या होगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये तो हो गया कि हमारा दिफाई सतह पर तो हम तैयार हैं हर तरह के मिस एडवेंचर को फेस करने के लिए। बात ये हो रही है, जो मैंने पहले भी सवाल किया था, अब 2-3 चीज़ें आप फरमाएं कि हमें क्या करनी चाहिए कि भारत को ये एहसास दिलाने के लिए, या आलमी बिरादरी को ये एहसास दिलाने के लिए, या अमेरिका को और अक़वाम मुत्तहिदा को एहसास दिलाने के लिए कि 2 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान तसादुम की कैफियत, महाज़ाराई की कैफियत इलाके के अमन के लिए, आलमी अमन के लिए कितनी ख़तरनाक है। इससे इस खित्ते के 2 अरब इंसान किस तरह मुतासर होंगे, और इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। हमें 1-2 इक़दामात तजवीज़ करें कि हमें, एक तो आपने कहा कि सलामती कौंसिल की तरफ हमें रुजू करना चाहिए, और क्या करने की ज़रूरत है। और देखें इरशाद साहब, इसके अलावा OIC के फोरम पे हमें जाना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स को हमें रब्ता करना चाहिए, चाइना है, रशिया है, इम्पोर्टेंट कंट्रीज है, सऊदी अरब है, ईरान है, UAE है, कतर है। दीज आर द इम्पोर्टेंट कंट्रीज जो मैटर करते हैं। ऑलरेडी हमारे राब्ते हैं, दे कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। एक ये हम करना होगा। और इसके अलावा जो है कि देखें कि दुनिया को बावर ये करवाना है कि न्यूक्लियर आर्म, जिस तरह आपने कहा कि न्यूक्लियर आर्म स्टेट है, यहाँ एनी मिसकैलकुलेशन यहाँ पे होगी तो उसके डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स होंगे, नॉट ओनली फॉर द रीजन, अक्रॉस द ग्लोब इसके हो सकते हैं। लेकिन दुनिया को हमने ये समझाना है, देयर इज वन कोर इश्यू बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर है। जब तक इसका सोल्यूशन नहीं होगा, देयर आर 18 रेजोल्यूशंस ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जब उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, दिस इज व्हाट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेड कि जगलर वैन है और जगलर वैन ही रहेगी। और हमने 3 जंगें पहले लड़ी है, 10 लड़नी है तो 10 लड़ेंगे, तो इस पे इंडियंस आग लगी हुई है। तो मेरा ख्याल में एक तो ये चीजें हैं, ये दीज आर द स्टेप्स। होपफुली अगर बेटर सेंस प्रिवेल तो यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड नेशंस और ये जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज है, दे कैन प्ले एंड कंस्ट्रक्टिव OIC कैन कम फॉरवर्ड विद देयर रोल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाएं कि ये जो 9/11 के बाद हमने एक नैरेटिव अमेरिका का या भारत का बाय कर लिया कि जी जो वाक़या हो हम फ़ौरन इज़हार अफसोस भी करते हैं, उसके दहशतगर्दी का वाक़या हर, अगर कश्मीरी अवाम अपनी जदोजहद में कोई कुछ कार्रवाई करें जवाबन अपने दिफा के लिए, तो उसको भी दहशतगर्दी करार दे के हमसे तवक्को की जाती है कि जी हम भी भारत की हाँ में हाँ मिलाएं। तो क्या हमें अब उस नैरेटिव से भी निकलना चाहिए और दुनिया को बावर कराना चाहिए कि भारत जो कुछ कश्मीर में कर रहा है उसके नतायज उसको भुगतने चाहिए, ना कि हम पर दबाव आए हमेशा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इरशाद साहब। देखें कि ये इंटरनेशनल कानून भी जो है कि जब आपके इलाके में आके ऑक्यूपेशन फोर्सेस बैठ जाती हैं, देन यू हैव टू हैव ए राइट कि आप हथियार उठा सकते हैं। सो कश्मीर में तो यही हुआ था कि जब इंडियन फोर्सेस वहाँ पे आगे श्रीनगर पे उतरी थी, तो प्रॉब्ली 27 अक्टूबर थी, तो उस दिन के बाद से ऑक्यूपेशन में चला गया। 100%, 98% तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था। अभी तो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। सो वहाँ पे जो होता है तो वो तो हुर्रियत पसंद है, एक जिहाद वो कर रहे हैं अपने आज़ादी के लिए। तो हमें किसी स्टेज पे हम ये नहीं कह सकते वो टेररिज्म कर रहे हैं, बल्कि ये तो इंडिया का नैरेटिव है, एक वो है, दुनिया भर में इसी तरीके से है। तो मेरे ख्याल में हमें हमने पास में भी ऐसी बात नहीं कि हमें आइंदा भी नहीं करनी चाहिए। और हमें जिस तरह हम कहते रहे हैं कि गवर्नमेंट कहती है, अफवाज पाकिस्तान कहती है,
कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में यही बात होती है कि हमारा पॉलिटिकल और जो पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वो हमारा इनके साथ रहेगा, हर फोरम में हम रेस करेंगे, लेकिन दुनिया को ये बावर जरूर हमने हर फोरम पे कराना है, जब तक कश्मीर रिमेन्स अनसेटल्ड, इसका कोई डिसीजन नहीं होता है, पीस एंड स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया में मुमकिन नहीं। सही है। ब्रिगेडियर साहब ये बताइए, न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी का आपने जिक्र किया कि उसने किस तरह ये एक्सपोज किया कि भारत का एक रिटॉरिक है वो बहानासाजी कर रहा है जंग के लिए। फाइनेंशियल टाइम्स ने सिंध-तास मुआहदे पे बड़ी डिटेल आज स्टोरी दी है और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसकी उसमें भी तायद मिल रही है। सबूत अभी तक भारत दे नहीं सका है। ये सिचुएशन कैसे आगे बढ़ेगी? क्या ये एस्केलेशन बढ़ेगी या कोई राब्ते जो हो रहे हैं, सऊदी वज़ीर ख़ारिजा भी एक्टिव थे, कोई बात निकल आएगी? और मोदी को कोई फेस सेविंग चाहिए और बिलखुसूस जो बिहार का इलेक्शन है उसको देखते हुए एक रिवायत है एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट वो उभारता है और फिर वो पॉलिटिकली उसकी माइलेज लेता है। तो ये 2-3 दिन में ये मामला रुक जाएगा या ये अभी तनाव बढ़ना है? मुझे नहीं लगता है। देखें जी, इसमें लाइकली चांसेस है कि इसमें फर्दर एस्केलेशन होगी, क्योंकि जिस तरीके से हाइप क्रिएट की गई है, पब्लिक ओपिनियन शेप किया गया है, इट वाज डन बाय डिज़ाइन। बिहार के इलेक्शंस भी थे और मोदी का ग्राफ भी गिर रहा था और बहुत सारे फैक्टर्स भी थे, तो उस वजह से उनकी कोशिश यही होगी कि हाइप हो। लेकिन अब फेस सेविंग के लिए यकीनन उनको कुछ ना कुछ करना है। अब उसके लिए उनको ये भी डर है, हम करेंगे, पंगा लेंगे तो मार बहुत पड़ेगी पाकिस्तान की तरफ से, और तो उसके सूरत में देयर आर स्टिल ऑप्शंस ओपन है कि चांसेस है कि ये कुछ ना कुछ कहीं पे करके दावे करेंगे। अगर आपको याद हो 2016 में इन्होंने बड़ा दावा कर दिया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के क्रॉस और 7 कैंप्स तबाह किए हैं, और उसमें बहुत कहानियां बनी, लेकिन नॉट ए सिंगल वहाँ पे वाकया हुआ था, अटरली शेलिंग हुई थी। तो इसी तरह का ड्रामा ये कर सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट का आप लोगों ने जिक्र किया कि वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, लेकिन ये एक चीज वाज़ेह देखें कि एक ये सर्जिकल अटरली शेलिंग हो सकती है, दिस ए पॉसिबिलिटी। अक्रॉस द बॉर्डर कोई रेड शेड या इस तरह कोई कार्रवाई हो सकती है, या इसके अलावा जो है कि वर्स्ट के सिनेरियो में मिसाइल्स के स्ट्राइक्स होते हैं कपल ऑफ प्लेसेस में जो पास, तो वो है। जी ठीक है ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर मसूद साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला गुल साहब ने, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और सरबराह हैं तहरीक जवानान पाकिस्तान के। अब्दुल्ला गुल साहब बहुत शुक्रिया आपका। हम ये देख रहे हैं और जैसा आज DGISPR ने भी कहा कि 7 दिन से पहलगाम पे जो भारत ने शोर मचा रखा है उसमें एक भी ठोस सबूत भारत नहीं फराहम कर सका है। लेकिन आज ये जो प्रेस ब्रीफिंग में सूबेदार सरविंदर है और फिर किस तरह वो उसका एक लाइजॉन था, वो यहाँ हरकतें कर रहा था दहशतगर्द मजीद के साथ मिल के, और इस तरह की और भी बहुत सी कहानियाँ हैं। ये कितना बड़ा ब्लो बैक होगा ऐसे वक्त में जब भारत इल्ज़ाम लगा रहा है, सबूत नहीं दे रहा, और पाकिस्तान ने तो डायरेक्ट जो है वो सबूत देकर अपना मुकदमा ही क्लियर कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका और इरशाद आरिफ साहब को बहुत सलाम। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है, ये बड़ी आज की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसके अंदर 3-4 बातें थी जो बहुत ही मेरे ख्याल में काबिल गौर है। नंबर 1 कि इस बार भारत की फ़ौज मुलव्वस है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पे, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म जो कुछ अरसे से हम भारत का देख रहे हैं, जिस तरीके से कनाडा में, अमेरिका के अंदर, कतर के अंदर, बरतानिया के अंदर और ख़ुद पाकिस्तान के अंदर जब ये हम स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को देखते हैं तो ये नज़र आता है कि हम हमेशा रॉ की बात करते हैं, लेकिन इस बार भारतीय फ़ौज की बात कर रहे हैं और उसके ठोस शवाहिद जो हैं उन्होंने भारतीय मेजर और भारतीय सूबेदार मेजर जो है उन दोनों का जिक्र किया, और साथ ही ये कहा कि अगर हमारे सबूतों के ऊपर शक है तो भारत किसी भी इंटरनेशनल दुनिया से अपनी मर्जी के किसी भी इंक्वायरी जो है वो करवा ले। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि भारत जो है, और साथ वो ये कहते हैं कि ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड ये रियासती दहशतगर्दी है जो पाकिस्तान में हो रही है, जो लाहौर से लेके जो है बलूचिस्तान तक जो है उसकी हदूद फैली हुई है, और ये वाज़े नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से ड्रोन के ज़रिए धमाका खैर मवाद जो है वो पहुंचाया जा रहा है। ये सारी बातें असल में हम एक केस बिल्ड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम एक केस बल्कि बिल्ड कर चुके हैं जो कि हम आलमी अदालत के अंदर इंशाल्लाह बहुत जल्द लेके जाएंगे भारत के खिलाफ। कुलभूषण यादव जो है वो उसके अंदर एक बहुत बड़ा सबूत हमारे पास मौजूद है। 9 साल से
जिसने इकबाली जुर्म किया हुआ है। फिर दूसरी बात इसके अंदर जो है वो हमें ये भी देखना है कि इस टाइम पे जो हमारे मौक़िफ़ की तायीद जो है वो भारत के अंदर से हो रही है, कोई और नहीं बल्कि के जनरल कुमार जो कि 16 कोर के कमांडर हैं। और जनरल कुमार जो हैं वो सिर्फ 16 कोर के कमांडर नहीं बल्कि इस टाइम पे आधी भारतीय फौज के कमांड कर रहे हैं। और साथ ही साथ माजी के अंदर वो DGMI के ओहदे पे रहे, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस, और साथ फिर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इरशाद साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट नुक्ता है कि पहले तो हम की बात करते थे और ऑब्वियसली हमारे पास सबूत भी हैं, लेकिन अब के साथ साथ भारतीय आर्मी का, फौज का मुलव्वस हो जाना, क्या जो मोदी सरकार है वो की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हुई? क्या फौज को भी साथ लगा दिया गया? नहीं, असल में देखें, मोदी की आप जहनीत का तजिया करें। जब ये गुजरात का वाक़या हुआ जिस पे इसको गुजरात का कसाब कहा गया, अमेरिका ने तो पाबंदी लगा दी थी इसके अमेरिका में दाखिले पर भी, वीज़ा नहीं इशू हो सकता था। बुचर ऑफ गुजरात, बुचर ऑफ गुजरात, कसाई, कसाब। राइटर का एक नुमाइंदा इससे इंटरव्यू करने के लिए गया तो इसने कहा कि जी मैं एक जगह पे जाना है तो गाड़ी में बैठ जाएंगे तो इंटरव्यू हो जाएगा। वो बैठ गए तो उसने पहला ये सवाल किया, ये चीज़ छप चुकी है, और राइटर जैसे मोतबर एजेंसी का नुमाइंदा था वो, तो उसने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब ये बताएं कि गुजरात में इतना बड़ा नस्ल कुशी हुई मुसलमानों को, इतना बड़ा वाक़या हो, इतनी बड़ी स्टेट टेररिज्म हुआ, लोगों, आपकी पुलिस ने, आपकी एजेंसियों ने, आपकी इंतज़ामिया ने मिल के मुसलमानों को मारा इतने बड़े पैमाने पर, उनके घर जलाए गए, बच्चियां, ख़वातीन की बेहुरमती की गई, तो आपको इस पर कोई अफसोस है? अब उसकी जहनीत मोदी की मुलाहजा करें, उसने जवाब क्या दिया, और रिकॉर्डेड चीज़ है, छपी हुई चीज़ है। उसने कहा रिपोर्टर से कि अगर हम ये इस गाड़ी में जा रहे हैं, अगर इसके नीचे कुत्ते का पिल्ला आ जाए तो आपको अफसोस तो होगा। गाड़ी के टायर के नीचे अगर कुत्ते का पिल्ला आ जाए तो आपको अफसोस तो होगा। ये जवाब था नरेंद्र मोदी का, जो वज़ीर आला था गुजरात का उस वक्त। उसके नज़दीक मुसलमान शहरी की, भारत के शहरी की हैसियत जो है वो ये है। तो उसके बाद आप ये तवक्को करें कि भारत का वज़ीर आज़म होगा नरेंद्र मोदी, फ़ौज होगी जिसकी 77 साल से ब्रेन वाशिंग हुई है मुसलमानों के ख़िलाफ़, पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कश्मीरियों के ख़िलाफ़, और राह होगी जो बनाई ही इसीलिए गई है, तो वो यही कुछ करेंगे और क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला गुल साहब, आप जो मारूजी हालात हैं कश्मीर में, भारत में, उनका आप जिक्र कर रहे थे, देखा जाए तो जो आज की डेवलपमेंट से पाकिस्तान के हवाले से वो बड़ी आम है। क्वाड कॉप्टर हमने उनका एक पकड़ लिया, फिर उसके बाद ये जो आज की प्रेस ब्रीफिंग है इसमें एक वाज़े तौर पे सबूत भी दे दिए गए। हमारा 92 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है वो इंडिया में बैन कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ भी कुछ यूट्यूब चैनल्स बैन किए गए थे। जो गैर जानिबदार और प्रो पाकिस्तान जर्नलिस्ट हैं या एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको उनके मीडिया ने लेना बंद कर दिया है। ये सारे जो हालात हैं, क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक्स हैं? बिहार इलेक्शन टारगेट है? हिंदुत्व का जो नज़रिया कमज़ोर पड़ रहा था उसको रीइंडोज करने की बात है, या वाकईतन इंडिया कोई सीरियस एस्केलेशन चाहता है, कोई वार जोन यहाँ पे बनाना चाह रहा है? देखिए, ये बात बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, जो बात वहाँ से मुनक़ता हो गई थी कोई तकनीकी बुनियाद के ऊपर। मैं गुजारिश कर रहा था कि हम जनरल कुमार की बात करें। अभी आप ये मुझे बताइए कि क्या ये जनरल कुमार का अपना फैसला है या कहीं जनरल द्विवेदी जो कि उनके आर्मी के सरबराह हैं, जिनको ये नज़र आ रहा है कि तमाम लानतान भारतीय फौज के यानी कि सेना के ऊपर आ रही है, और मोदी सरकार जो है अपनी इलेक्शन गिमिक्स के लिए, अपनी गिरती हुई साख के लिए और मुल्क के निकलते हुए हालात और जिस तरीके से उनको डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार हो रहे हैं, उसकी बुनियाद पे फौज को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ये बात जो है, एक प्रोफेशनल फौज जो है, जाहिर है वो अपना जो भी है उनके लिहाज से तो प्रोफेशनलिज्म है, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब आपको तो मुबारक होना चाहिए,
आपको मुबारकबाद 92 को जिसको बैन किया गया। क्यों? क्योंकि 92 HD ने जो है वो सच्चाई दिखाई, उनको आईना दिखाया, और वहां तकरीबन 7 करोड़ व्यूअर्स हैं जो ये देखना चाहते हैं, जो दूसरा रुख देखना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि वो लाशें 27 लाशें कहाँ उड़ के चली गईं, कहीं तदफीन क्यों नहीं हुई, कहीं पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, कहीं जो गैर मुल्की सिफारत खाने थे उन्होंने क्यों नहीं अपने एलामिये जारी किए। ये वो तमाम बातें हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर उनकी फौज में एक बहुत ही मुश्किल हालात है। जहाँ तक आपने बात की कि इस टाइम पे उनकी शायद चंद दिन पहले तक, आज शाम से पहले तक जो है, मैं ये कह सकता था कि वाकई कोई छोटा मोटा स्कर्मिशेस जिसको कहते हैं, छोटी मोटी जो नोक झोंक है वो चलती रहती है। लेकिन आज के बाद मैं ये सोचता हूँ कि उनकी जो कमांड जिसने लड़ना है, नदरन कमांड, अगर आज वो नदरन कमांड जो है वो उसकी क़यादत चेंज हो गई है, और क्या मतलब है कि सिर्फ कोर कमांडर थे। आपको याद होगा कि 9 मई के वाक़यात के अंदर 17 अफसर जो थे पाकिस्तान के, उनको फारिग किया गया था। इसका मतलब यह है कि क्या भारत इस पोजीशन में है कि वो एकदम इतना बड़ा रिस्क ले ले और वो ये जाने बगैर कि वहां जी सही है, बिल्कुल ठीक है, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्वाड कॉप्टर की बात की आपने, बड़ी मजे की बात है, मैं आपको इस पर गुजारिश कर दूं। देखिए, मैं फौजी जर्नैल का बेटा हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा इन चीजों को जरा इनका तकनीकी जायजा लेता हूं। क्वाड कॉप्टर गिराया नहीं है, क्वाड कॉप्टर जो है ओवरराइड करके अपने कंप्यूटर सिस्टम से हैक करके उनको उतार लिया है। ये भारत के लिए एक तमाचा है उनकी आईटी के टेक्नोलॉजी के ऊपर और उनकी सिग्नल्स के ऊपर। देखें, जो कोर ऑफ सिग्नल्स है उसका काम होता है कि वो इस किस्म की तमाम चीजों को जो है मलूज़ खातिर रखे। लेकिन इससे क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई, हमें ये पता चल गया कि वो क्वाड कॉप्टर कहाँ से उड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में सारे मामले को ब्रीफ किया। प्रोग्राम में टाइम कम होता है, आपको भी पता है, आप भी ज़हमत देंगे, हम बहुत शुक्रिया आपका फिलवक्त के लिए। हमें ज्वाइन किया है अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक़ मंदूब मुनीर अकरम साहब ने। मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुनीर साहब, जो डेवलपमेंट्स अब तक हुई हैं आपके भी सामने हैं। नाउ पाकिस्तान हैज़ डिसाइडेड कि वो दुनिया को डोजियर्स देंगे कि भारत जो कर रहा है। आज DGISPR ने प्रेस ब्रीफिंग में भी भारत की तरफ से जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है पाकिस्तान में बिलखुसूस उसके शवाहिद दिए हैं। इरशाद साहब, यही सवाल है, ऑप्शन या तो उनकी सालसी मान ली जाए, बैठ जाए दोनों फरीक, सुलह सफाई हो जाए, या पाकिस्तान इसको अगेन एक लॉन्चिंग पैड के तौर पर ले जा। देखिए, सालसी जो होती है ना, वो तो दोनों फरीक तैयार हों तो फिर होती है। सालसी एक तरफा अमल नहीं है। क्या भारत सालसी के लिए तैयार है? कभी भी नहीं होगा। क्लिंटन ने एक मौके पर ये ऑफ़र की, उसके बाद ट्रंप ने पिछले दौर में ऑफ़र की, कई और ममालिक ने की। भारत इस पर नहीं आए। हमें दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल में पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए, और चीन और तुर्की और सऊदी अरब और हमारे जो OIC का, पहले तो हमें OIC का एक इजलास बुला के OIC की फुल सपोर्ट हासिल करनी चाहिए। उसके बाद फिर जो बाकी बड़े दारुल हुकूमत हैं वहाँ अपनी डिप्लोमेसी करके अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए। और ये कि जी ये मसला कश्मीर जो है आपकी करारदादों के मुताबिक ये तक़सीम बर्र सग़ीर का अनफिनिश्ड एजेंडा है। ये एक मुतनाज़ा इलाका है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतनाज़ा करार दे रखा है, सलामती कौंसल की करारदादें मौजूद हैं, और ये तनाज़ा ही बुनियाद है जो दहशतगर्दी हो रही है, जो कश्मीरियों के साथ बदसलूकी हो रही है, उनके साथ उनकी इज़्ज़तें पामाल की जा रही हैं, उनके नौजवान मारे जा रहे हैं, उनके हज़ारों लोग जो हैं वो जेलों में पड़े हुए हैं। पाकिस्तान और भारत दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों हमेशा टेंशन में रहते हैं, कशीदगी की सूरत हाल है, कभी कोई मसला कभी कोई मसला, सारे हमसाये भारत के से तंग हैं। तो ऐसी सूरत में मसला कश्मीर अगर हल कर दें तो फिर सूरत हाल बेहतर हो सकती है। मुनीर अकरम साहब, आपको आवाज़ आ रही है तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान अब डोजियर देना चाह रहा है दुनिया भर में और बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा में भी। क्या अक़वाम मुत्तहिदा ने जो सालसी की ऑफ़र की है, क्या भारत आएगा, पाकिस्तान के साथ बैठेगा, वो इस सालसी को कबूल करेगा?
ये देखें, भारत ने अभी तक कोई मीडिएटरी एफर्ट नहीं माना है। हमने जो कुछ हमने करना है वो तो हमने पेश करना है, हमारा केस दैट इज इंडिपेंडेंट। अगर सेक्रेटरी जनरल साहब हिंदुस्तान को मनवा सकते हैं कि वो आके उनकी मीडिएशन माने, तो हमने उनके साथ ठीक है बातचीत करनी है, पर मेरे ख्याल में हिंदुस्तान नहीं मानेगा। और सेक्रेटरी जनरल साहब ने भी जो ऑफर किया है, उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान मानेगा तो फिर मैं मीडिएटरी ऑफर करूंगा। हमने अपना जो कुछ बरकरार है वो हमने अपना केस पेश करना है, irrespective of what happens with the सेक्रेटरी जनरल ऑफर। मुझे कम साहब ये फरमाएं कि क्या हम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ये केस अब दोबारा ले जाएं तो क्या हमारी डिप्लोमेसी कामयाब होगी? दुनिया की आज़ाद अक़वाम हमारा साथ देंगी? चीन, तुर्की, सऊदी अरब, ये लोग जो हैं ये अपने अपने दोस्तों को हमारे साथ मिला के ये मुनासिब वक्त है कि हम इस इशू को दोबारा सलामती कौंसिल में उठाएं कि जी दहशत गर्दी का हम शिकार हैं और वो दहशत गर्दी इंडिया इसलिए कर रहा है कि मसला कश्मीर को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो हल करना चाहता है। तो क्या इम्कानात हैं कि हम इसमें कामयाब हो सकते हैं? ये देखें, अगर कामयाबी तो हमारी डिप्लोमेसी पे कितनी इंटेंसिवली हम इसको अप्रोच करते हैं। जो दोस्त मुल्क हैं वो तो हमें सपोर्ट करेंगे और हमने ये पेश अपना जो केस है वो पेश करना चाहिए, राइटिंग में पेश करना चाहिए। सलामती काउंसिल की मीटिंग अगर बुलाई जाए तो उसमें हमने पेश करना चाहिए। हमने सब मौके ढूंढने चाहिए जहां हमारा जो किस्सा, जो हमारा केस है वो पेश सही तरह से हो। जी अच्छा, इसके अलावा ये फरमाएं कि पहले भी हमने 9 में एक डोजियर दिया, एक 16 में दिया, फिर 20 में दिया, अक़वाम आलम के सामने रखे, लेकिन बहरहाल वो एक हमारी एफ़र्ट थी। अब अगर वज़ीर ख़ारजा साहब फरमा रहे हैं कि हम डोजियर देते हैं, तो क्या भारत को इस वक्त जो जिस तरह की वो उसने रवैया अख्तियार किया हुआ है, तसादुम को बढ़ा रहा है, भारत को रोका जा सकता है? भारत बाज आएगा? जी ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि बाज आएगा या नहीं आएगा, पर हमने जो इम्कान हैं, जो जंग के इम्कान हैं, जो वो धमकियाँ दे रहे हैं, वो सब हमने दुनिया के सामने पेश करने हैं। क्योंकि अगर छिड़ गई बात, फिर भी हमने अब केस अपना लड़ना होगा। हमने दुनिया को पूरा बताना है कि हिंदुस्तान किस किस्म की रवैया कर रहा है इस वक्त हमारे साथ। मुनीर साहब, जो बाज़ाब्ता तौर पे वो जंग की बात कर रहे हैं, अगर वो जंग छेड़ता है उसमें तो वी आर वेरी मच क्लियर कि एक्शन वो करेगा, रिएक्शन हम देंगे, और उसमें हमारी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव अप्रोच भी नज़र आ रही है। डिप्लोमेटिकली क्या हम प्रोएक्टिवली चल रहे हैं? ये डिप्लोमेटिकली हमने प्रोएक्टिवली चलना चाहिए और मेरे ख्याल में हम प्रोएक्टिवली पूरी कोशिशें कर रहे हैं। यहाँ अक़वामी मुत्तहिदा में बायलैटरली बड़े मुल्कों के साथ सब चीज़ बातचीत हमारी जारी है और हमारा जो केस है हम पेश कर रहे हैं, वो ज़रूरी है इस वक्त हमने करना। अच्छा, एक सफारतकार कामयाब और माहिर सफारतकार के तौर पर ये समझते हैं कि इस वक्त इंडिया ने ये काम क्यों किया? क्या वो सिर्फ बिहार के इलेक्शन जीतने के लिए नरेंद्र मोदी ये कर रहा है, या वो समझता है कि इस वक्त हालात साजगार हैं, उससे फ़ायदा उठा लिया जाए कि यकतरफ़ा तौर पर 37 माहिदा मुअत्तल कर दिया, जंग की धमकियाँ देना शुरू कर दी? ये मौका उसने क्यों मुनासिब समझा? कोई इसकी ख़ास वजह आप समझते हैं? ये हिंदुस्तान की जो ख्वाहिश पहले से है कि पाकिस्तान को दबाया जाए और उसकी जो रीजनल डोमिनेशन है वो मानी जाए, तो वो समझते हैं कि इस वक्त अभी जिस तरह से इजराइल ने बर्ताव किया उसी तरह से ये भी हमारे ऊपर धमकियां दे के हमें दबा सकते हैं। पर ये मेरे ख्याल में गलत फहमी है मोदी साहब की। उनकी अंदरूनी कुछ मामलात भी होंगे, वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, और ये सब फैक्टर्स हैं उनकी पोजीशन में। पर उसके बावजूद जो भी फैक्टर है उनका, हमने तो अपनी हिफाजत को देखना है और इस वजह से हमने अपना केस जो है, जो वाक़ियात हैं, वो दुनिया के सामने पेश करनी है। क्योंकि अगर ये बिगड़ जाती बात तो हमारी जस्टिफिकेशन ये रहेगी कि एग्रेशन हमारे खिलाफ हुआ है, उसका हमने जवाब।
सही है मुनीर साहब, फाइनेंशियल टाइम्स ने जो इंडस वाटर ट्रीटी है उससे मुतालिक यही बात की कि ये इस पे इसको रोकना या इसको मुअत्तल करना किसी सूरत भी जस्टिफाइड नहीं है। पाकिस्तान भी यही बात कर रहा है और इसके सब के बावजूद एक जो लेटर उन्होंने लिखा है, उनकी जो जल शक्ति की मिनिस्ट्री है उसने तो वाटर कमिश्नर को, सेक्रेटरी वाटर को पाकिस्तान में एड्रेस किया है, लेकिन सफारती सतह पे क्या ये उन्होंने ऐसी हरकत कर दी है कि अब उनकी जो रेपुटेशन है या आने वाले दिनों में भारत कोई मुआहदा करेगा तो उस पर दुनिया ट्रस्ट नहीं करेगी? जी देखें, ये गलती की उन्होंने, ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। ट्रीटी में कोई सस्पेंशन का कोई क्लॉज नहीं है, ना इंटरनेशनल लॉ यही कहता है कि ट्रीटीज को यूनिलैटरली एब्रोगेट आप नहीं कर सकते। तो इस वजह से, और ये बड़ी अहम ट्रीटी है और इसकी वजह से बहुत बड़ी इम्कान हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान पे इसका असर पड़ा तो हमने फिर जवाब देना होगा। तो दुनिया समझती है कि ये कितना सीरियस मामला है, पर उन्होंने जो कुछ किया है उसको हमने एक्सपोज करना है। तो इसीलिए हम अब एक्सपोज हो रहा है, हम अपना केस पेश कर रहे हैं और इंशाल्लाह दुनिया को समझ आएगी कि अग्रेसर कौन है इसमें। जी ठीक, बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक मंदूब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।